मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मित्र श्रीमान शिवराज सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण मंत्री श्रीमान गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी, मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्रीमान ज्ञान सिंह, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री श्रीमान लाल सिंह आर्य, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और यहां के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नंद कुमार सिंह चौहान, अखिल भारतीय भिक्षुक संघ के संघनायक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर दम बिरियो जी, डॉक्टर आंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी इंदौर के अध्यक्ष बनते संघशील जी, धार के सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मऊ से विधायक श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, जयपुर फूड यूएसए के संस्थापक श्री डीआर मेहता जी, श्रीमान प्रेम भंडारी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती निमित्त जिस भूमि पर इस महापुरुष ने जन्म लिया था, जिस धरती पर सबसे पहली बार जिसके चरण कमल पड़े थे, उस धरती को नमन करने का मुझे अवसर मिला है। मैं इस स्थान पर पहले भी आया हूं, लेकिन उस समय का हाल और आज के हाल में आसमान जमीन का अंतर है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को, श्रीमान सुंदरलाल जी पटवा ने इसको आरंभ किया, बाद में श्रीमान शिवराज जी की सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, परिपूर्ण किया। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब आम्बेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। जिस महापुरुष के पास इतनी बड़ी ज्ञान संपदा हो, जिस महापुरुष के इस युग में विश्व की गणमान्य यूनिवर्सिटीज की डिग्री हो, वो महापुरुष उस कालखंड में अपने व्यक्तिगत जीवन में लेने पाने बनने के लिए सारी दुनिया में अवसर उनके लिए खुले पड़े थे। लेकिन इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए उनके दिल में जो आग थी, जो उनके दिल में
कुछ कर गुजरने का इरादा था, संकल्प था। उन्होंने इंसानी अवसरों को छोड़ दिया और वे अवसरों को छोड़ करके फिर एक बार भारत की मिट्टी से अपना नाता जोड़ करके अपने आप को खपा दिया। आज 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती हो और मुझे हमारे अखिल भारतीय भिक्षुक संघ के संघ नायक डॉक्टर दम बिरियो जी का सम्मान करने का अवसर मिला, वो भी इस पवित्र धरती पर अवसर मिला। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैसी बड़ी विभूति आज हमारे बीच में है। कहते हैं 100 भाषाओं के वो जानकार है, 100 भाषाएं, 100 लैंग्वेजेस। और बर्मा में जन्मे बाबा साहब आंबेडकर उन्हें बर्मा में मिले थे और बाबा साहब के कहने पर उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और उन्होंने भारत में बुद्ध सत्व से दुनिया को जोड़ने का प्रयास अविरत किया। मेरा तो व्यक्तिगत नाता उनसे इतना निकट रहा है, उनके इतने आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, मेरे लिए वो एक प्रेरणा का स्थान रहे हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुझे उनका सम्मान करने का सौभाग्य मिला। बाबा साहब आंबेडकर के साथ उनका वो नाता, और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा तो पूरा जीवन भारत के लिए खपा दिया, और ज्ञान की उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। इतने विद्वान है जो आज हमारे मंच पर आए, इस काम की शोभा बढ़ाई। इसलिए मैं डॉक्टर दम बिरियो जी का, संघ नायक जी का हृदय से आभार करता हूं। मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। आज 14 अप्रैल से आने वाली 24 अप्रैल तक भारत सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों के सहयोग के साथ ग्रामोदय से भारतोदय, ग्राम उदय से भारत उदय, एक व्यापक अभियान प्रारंभ हो रहा है। और मुझे खुशी है कि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो भावना हमें दी, ये सब अभी भी पूरा होना बाकी है। आजादी के इतने सालों के बाद जिस प्रकार से हमारे गांव के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था, बदले हुए युग के साथ ग्रामीण जीवन को भी आगे ले जाने का आवश्यक था। लेकिन ये दुख की बात है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत का आर्थिक विकास 50 बड़े शहरों से होने वाला नहीं है। भारत का विकास 50 बड़े उद्योगकारों से नहीं होने वाला है। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा, तब जाकर के उस पर विकास की इमारत हम परमानेंट बना सकते हैं। और इसलिए आपने इस बार बजट में भी देखा होगा कि बजट पूरी तरह गांव को समर्पित है, किसान को समर्पित है।
और एक लंबे समय तक देश के ग्रामीण अर्थकारण को नई ऊर्जा मिले, नई गति मिले, नई ताकत मिले, उस पर बल दिया गया है। और मैं साफ देख रहा हूं, जो भावना महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति में आती थी, जो अपेक्षा बाबा साहब आंबेडकर के संविधान में प्रकट हुई है, उसको चरितार्थ करने के लिए टुकड़ों में काम करने से चलने वाला नहीं है। हमें एक जितने भी विकास के स्रोत हैं, सारे विकास के स्रोत को गांव की ओर मोड़ना है। मैं सरकार में आने के बाद अलग अलग कामों का रिव्यू करता रहता हूं, बहुत बारीकी से पूछता रहता हूं। अभी कुछ महीने पहले मैं भारत में ऊर्जा की स्थिति का रिव्यू कर रहा था। मैंने अफसरों को पूछा कि आजादी के अब 70 साल होने वाले हैं, कुछ ही समय के बाद कितने गांव ऐसे हैं जहां आजादी के 70 साल होने आए, अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है, बिजली का तार नहीं पहुंचा है। आज भी वो गांव के लोग 18वीं शताब्दी की जिंदगी में जी रहे हैं। ऐसे कितने गांव हैं? मैं सोच रहा था 200-500 शायद दूर सुदूर कहीं ऐसी जगह पे होंगे जहां संभव नहीं होगा, लेकिन जब मुझे बताया गया कि आजादी के 70 साल होने को आए हैं, लेकिन 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। अभी तक उन 18,000 गांव के लोगों ने उजियारा देखा नहीं है। 20वीं सदी चली गई, 19वीं शताब्दी चली गई, 21वीं शताब्दी के 15-16 साल बीत गए, लेकिन उनके नसीब में एक लट्टू भी नहीं था। मेरा बेचैन होना बड़ा स्वाभाविक था। जिस बाबा साहब आंबेडकर ने वंचितों के लिए जिंदगी गुजारने का संदेश दिया हो, उस शासन में 18,000 गांव अंधेरे में गुजारा करते हो, ये कैसे मंजूर हो सकता है? मैंने अफसरों को कहा कितने दिन में पूरा करोगे, तो उन्होंने न जवाब मुझे दिन में दिया, न जवाब महीनों में दिया, उन्होंने जवाब मुझे सालों में दिया। बोले साहब 7 साल तो कम से कम लग जाएंगे। मैंने सुन लिया। मैंने कहा भाई देखिए 7 साल तक तो देश इंतजार नहीं कर सकता, वक्त बदल चुका है, हमने हमारी गति तेज करनी होगी। खैर उनकी कठिनाइयां थी, वो उलझन में थे कि प्रधानमंत्री कह रहे कि 7 साल तो बहुत हो गया, कम करो, तो बराबर मार पीट करके वो कहने लगे साहब बहुत जोर लगाएं तो 6 साल में हो सकता है। खैर मैंने सारी जानकारियां ली, अभ्यास करना शुरू किया, और लाल किले पर से 15 अगस्त को जब भाषण करना था, बिना पूछे मैंने बोल दिया कि हम 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचा देंगे। मैंने देश के सामने एक तिरंगे झंडे की साक्षी में लाल किले पर से देश को वादा कर दिया। अब सरकार दौड़ने लगी, और आज मुझे खुशी के साथ कहना है कि शायद ये सपना मैं 1000 दिन से भी कम समय में पूरा कर दूंगा। जिस काम के लिए 70 साल लगे, 7 साल और इंतजार मुझे मंजूर नहीं है। मैंने 1000 दिन में काम पूरा करने का बेड़ा उठाया, पूरी सरकार को लगाया है, राज्य सरकारों को साथ देने के लिए आग्रह किया है, और तेज गति से काम चल रहा है। और व्यवस्था भी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपके अपने मोबाइल पर गर्व GARV
ये अगर ऐप लॉन्च करेंगे तो आपको डेली किस गांव में खंभा पहुंचा, किस गांव में तार पहुंचा, कहां बिजली पहुंची, इसका रिपोर्ट आपकी हथेली में मोबाइल फोन पर यहां पर कोई भी देख सकता है। ये देश की जनता को हिसाब देने वाली सरकार है, पल पल का हिसाब देने वाली सरकार है, पाई पाई का हिसाब देने वाली सरकार है और हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से कदम आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और उसी का परिणाम है कि आज जिस गांव में इतने सालों के बाद बिजली पहुंची है, उन गांवों में ऊर्जा उत्सव मनाए जा रहे हैं, हफ्ते भर नाच गान चल रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं कि चलो गांव में बिजली आई, अब घर में भी आ जाएगी, ये मूड बना है। हमारा दुनिया बिजली की बात तो दुनिया के लिए 18वीं 19वीं शताब्दी की बात है। आज विश्व को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चाहिए, आज तक विश्व को डिजिटल नेटवर्क से जुड़ना है। जो दुनिया में है वो सारा उसकी हथेली पर होना चाहिए, ये आज सामान्य नागरिक भी चाहता है। अगर दुनिया के हर नागरिक के हाथ में, उसके मोबाइल फोन में पूरा विश्व उपलब्ध है, तो मेरे हिंदुस्तान के गांव के लोगों के हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? 2.5 लाख गांव जिसको डिजिटल कनेक्टिविटी देनी है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाना है। कई वर्षों से सपने देखे गए, काम सोचा गया, लेकिन कहीं कोई काम नजर नहीं आया। मैं जानता हूं 2.5 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क करना कितना कठिन है, लेकिन कठिन है तो कोई हाथ में हाथ रख करके बैठे थोड़े रहने चाहिए। कहीं से तो शुरू करना चाहिए, और एक बार शुरू करेंगे तो गति भी आएगी और सपने पूरे भी होंगे। आखिरकार बाबा साहब आंबेडकर जैसे संकल्प के लिए जीने वाले महापुरुष हमारी प्रेरणा हो तो गांव का भला क्यों नहीं हो सकता है? हमारा देश का किसान कुछ नहीं मांग रहा है। किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। बाकी सब चीजें वो कर सकता है। उसके पास वो हुनर है, उसके पास वो सामर्थ्य है, वो मेहनत कश है, वो कभी पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। और किसान अपनी जेब भरे तब संतुष्ट होता है, वो स्वभाव का नहीं है। सामने वाले का पेट भर जाए तो किसान संतुष्ट हो जाता है, ये उसका चरित्र होता है। और जिसे दूसरे का पेट भरने से संतोष मिलता है, वो परिश्रम के में कभी कभी कमी नहीं करता है, कभी कटौती नहीं करता है। और इसलिए हमने देश के किसानों के सामने एक संकल्प रखा है, गांव के अर्थकारण को बदलना है। 2022 में किसान की इनकम डबल करना। बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने, बड़े बड़े अनुभवी लोगों ने, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मोदी जी ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है तो मैं भी जानता हूं, अगर सरल होता तो ये देश की जनता मुझे काम न देती। देश की जनता ने मुझे काम इसलिए दिया है कि कठिन काम ही तो मेरे नसीब में आए। काम कठिन होगा लेकिन इरादा उतना ही संकल्पबद्ध हो तो फिर रास्ते भी निकलते हैं और रास्ते मिल रहे हैं। मैं शिवराज जी को बधाई देता हूं, उन्होंने पूरी डिजाइन बनाई है। मध्य प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय डबल करने का रास्ता क्या क्या हो सकता है, इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं, तरीके क्या हो सकते हैं, पूरा डिटेल में उन्होंने बनाया। मैंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि आप भी अपने तरीके से सोचिए, आपके पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर देखिए। लेकिन ग्रामीण अर्थकारण भारत की अर्थनीति को ताकत देने वाला है। जब तक गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर बढ़ेगा नहीं, और हम सोचें कि नगर के अंदर कोई माल खरीदने आएगा और नगर की इकोनॉमी चलेगी तो चलने वाली नहीं है।
इंदौर का बाजार भी तेज तब होगा जब मऊ के गांव में लोगों की खरीद शक्ति बड़ी होगी, तब जाकर इंदौर जाके खरीदी करेगा। और इसलिए ग्रामीण अर्थकारण की मजबूती ये भारत में आर्थिक चक्र को तेज गति देने का सबसे बड़ा पावरफुल इंजन है। और हमारी सारी विकास की जो दिशा है वो दिशा यही है। बाबा साहब आंबेडकर जैसे एक प्रकार कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, साथ साथ उनका सपना यह भी था कि भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से एम्पावर्ड हो और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो। वे सामाजिक समता, सामाजिक न्याय के पक्षकार थे, वे आर्थिक समृद्धि के पक्षकार थे और वे आधुनिक विज्ञान के पक्षकार थे, आधुनिक टेक्नोलॉजी के पक्षकार थे। और इसलिए सरकार ने भी ये 14 अप्रैल से 24 अप्रैल, 14 अप्रैल बाबा अंबेडकर साहब की 125वीं जन्म जयंती और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, इन दोनों का मेल करके बाबा साहब आंबेडकर से सामाजिक आर्थिक कल्याण का संदेश लेते हुए गांव गांव जाकर के गांव के एक ताकत का निर्णय किया है। आज सरकारी खजाने से, भारत सरकार के खजाने से एक गांव को करीब करीब 75 लाख रुपए से ज्यादा रकम उसके गांव में हाथ में आती है। अगर योजनाबद्ध दीर्घदृष्टि के साथ हमारा गांव का व्यक्ति करें काम, तो कितना बड़ा परिणाम ला सकता है ये हम जानते हैं। हमारी ग्राम पंचायत की संस्था देश संविधान की मर्यादाओं से चलता है, कानून व्यवस्था नियमों से चलता है। ग्राम पंचायत के अंदर उस भावनाओं को निरंतर प्रज्वलित रखना आवश्यक है, वो चेतना निरंतर जगाए रखना आवश्यक है। और इसलिए गांव के अंदर पंचायत व्यवस्था अधिक सक्रिय कैसे हो, अधिक मजबूत कैसे हो, दीर्घ दृष्टि वाली कैसे बने, उस दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता गांव गांव में एक चेतना जगा करके हो सकती है। और बाबा साहब आंबेडकर का व्यक्तित्व ऐसा है कि गांव के अंदर वो चेतना जगा सकता है। गांव को संविधान की मर्यादा में आगे ले जाने के रास्ते उपलब्ध है, उसका पूरा इस्तेमाल करने का रास्ता उसको दिखा सकता है। और अगर एक बार हम निर्णय करें, मैं आज इंदौर जिला को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि इंदौर जिले ने जो काम किया है, पूरे जिले को खुले में शौच जाने से मुक्त करा दिया। ये बहुत उत्तम काम, अगर 21वीं सदी में भी मेरी मां बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़े तो इससे बड़ी हम लोगों के लिए शर्मिंदगी नहीं हो सकती है। लेकिन इंदौर जिले ने, यहां की सरकार की टीम ने, यहां के राजनीतिक नेताओं ने, यहां के सामाजिक आगेवानों ने, यहां के नागरिकों ने ये जो एक सपना पूरा किया, मैं समझता हूं बाबा साहब आंबेडकर को उत्तम श्रद्धांजलि इंदौर जिले ने दी है। मैं इंदौर जिले को बधाई देता हूं। और पूरे देश में एक माहौल बना है, हर जिले को लग रहा है ओपन डेफिकेशन फ्री होने के लिए हर जिले में स्पर्धा शुरू हुई है। भारत को स्वच्छ बनाना है तो हमें सबसे पहले हमारी मां बहनों को इस शौचालय में खुले में जाना पड़ रहा है, इसको तो मुक्ति दिलानी होगी। और उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में हर कोई ने मिलकर के काम करना पड़ेगा, हर किसी ने मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये करे वो न करे, ये क्रेडिट ले वो न ले, इसके लिए काम नहीं है। ये तो एक सेवा भाव से करने वाला काम है, जिम्मेवारी से करने वाला काम है।
और इस ग्रामोदय से भारतोदय का जो पूरा मंत्र है, उसमें इस बात पर भी बल दिया गया है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में हम कभी कभी सुनते तो बहुत हैं, कई लोग 6 दशक से अपने आप को गरीबों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं, जिनके जुबान पर दिन रात गरीब 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 हुआ करता है। उन्होंने गरीबों के लिए क्या कर पाए, इसका हिसाब किताब चौंकाने वाला है। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन क्या कर रहा हूं जो गरीबों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश की गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो योजनाएं थी, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। कई लाभार्थियों को उसकी चीजें दी गई। इन सब में उस बात का संदेश है कि एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, उनको आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया जा रहा है। जो मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं, किसी न किसी कारण शरीर का एक अंग उनको साथ नहीं दे रहा है, उनको आज जयपुर फुटवेयर का फायदा मिला और यह आंदोलन चलता रहने वाला है। यहां तो एक टोकन कार्यक्रम हुआ है और बाबा साहब आंबेडकर की जन्मभूमि पर एक कार्यक्रम अपने आप को एक समाधान देता है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, आज भी हमारे करोड़ों करोड़ों गरीब भाई बहन जो झुग्गी झोपड़ी में, छोटे घर में, कच्चे घर में गुजारा करते हैं, वे लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते हैं। विज्ञान कहता है कि जब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में उस मां के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं उस मां के शरीर में जाता है। आप कल्पना कर सकते हो, जिस मां के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं जाएगा, वो मां बीमार होगी कि नहीं होगी, उसके बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे, और समाज के ऐसे कोटि कोटि परिवार बीमारी के ग्रस्त हो जाएं, तो भारत स्वस्थ बनाने के सपने कैसे पूरे होंगे। पिछले 1 वर्ष में हमने ट्रायल बेस पर काम चालू किया। मैंने समाज को कहा कि भाई, आप अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए, और मुझे आज संतोष के साथ कहना है कि मैंने तो ऐसे ही चलते चलते कह दिया था, लेकिन करीब करीब 90 लाख परिवार, और जो ज्यादातर मध्यम वर्गीय हैं, कोई स्कूल में टीचर हैं, कोई टीचर रिटायर्ड हुई मां है, पेंशन पर गुजारा करती है, लेकिन मोदी जी ने कहा तो छोड़ दो। करीब 90 लाख लोगों ने अपनी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी। और पिछले 1 वर्ष में, आजादी के बाद 1 वर्ष में इतना गैस सिलेंडर का कनेक्शन कभी नहीं दिया गया। पिछले वर्ष 1 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया गया, और उनको चूल्हे की धुएं से मुक्ति दिलाने का काम हो गया। जब ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हुआ, और मैंने कोई घोषणा नहीं की थी, कर रहा था, चुपचाप उसको कर रहा था, जब सफलता मिली तो इस बजट में हमने घोषित किया है कि आने वाले 3 वर्ष में हम भारत के 5 करोड़ परिवार, आज देश में कुल परिवार हैं 25 करोड़ और थोड़े ज्यादा, कुल परिवार है 25 करोड़, संख्या है 125 करोड़, परिवार है 25 करोड़ से ज्यादा। 5 करोड़ परिवार जिनको
गैस सिलेंडर का कनेक्शन देना है, गैस सिलेंडर देना है और उन 5 करोड़ परिवार में लकड़ी के चूल्हे से धुएं में गुजारा कर रही मेरी गरीब माताओं बहनों को मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया है। गरीब का भला कैसे होता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, हम जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, कभी कोई शारदा चिट फंड की बात आती है, कभी और चिट फंड की बात आती है। लोगों की आंख में धूल झोंक करके बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके लोगों से पैसे लेने वाले लोग बाद में छूमंतर हो जाते हैं। गरीब ने, बेचारे ने बेटी को शादी के लिए पैसे रखे हैं, ज्यादा ब्याज मिलने वाला है इस सपने से, लेकिन बेटी कमारी रह जाती है क्योंकि पैसे जहां रखे वो भाग जाता है। ये क्यों हुआ? गरीब को चिट फंड वालों के पास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खुलते नहीं थे। हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा हिंदुस्तान के हर गरीब के लिए बैंक में खाते खोल दिए और आज गरीब आदमी को साहूकारों के पास जाकर के ब्याज के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ रहा है। गरीब को अपने पैसे रखने के लिए किसी चिट फंड के पास जाना नहीं पड़ रहा है और गरीब को एक आर्थिक सुरक्षा देने का काम हुआ और उसके साथ उसको रुपए कार्ड दिया गया। उसके परिवार में कोई आपत्ति आ जाए तो 2 लाख रुपए का बीमा दे दिया। और मेरे पास जानकारी है, कई परिवार मुझे मिले कि अभी तो जनधन अकाउंट खोला था और 15 दिन के भीतर भीतर उनके घर में कोई नुकसान हो गया तो उनको 2 लाख रुपया आ गया। परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि 2 लाख रुपया सीधे सीधे उनके घर में पहुंच जाएंगे। गरीब के लिए काम कैसे होता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा सिर्फ बैंक का खाता खुला ऐसा नहीं है, वो भारत की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा में हिंदुस्तान के गरीब को जगह मिली है जो पिछले 70 साल में हम नहीं कर पाए थे। और उसका पूरा करने से भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ावा मिलेगा। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के आर्थिक विकास का जय जयकार हो रहा है। विश्व की सभी संस्थाएं कह रही हैं भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसका मूल कारण देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को साथ लेकर चलने का हमने एक संकल्प किया है, योजना बनाई और चल रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज आर्थिक संकटों के बावजूद भी भारत आर्थिक ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया आर्थिक संकटों से को झेल रही है, हम नए नए अवसर खोज रहे हैं। अभी मैं मुंबई से आ रहा हूं। आज मुंबई में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। बहुत कम लोगों को अम्बेडकर साहब को पूरी तरह समझने का अवसर मिला है। ज्यादातर लोगों तो ऐसा ही लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर है ना दलितों के देवता, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। उनके पास भारत कैसा बने उसका विजन था। आज मैंने मुंबई में एक मैरीटाइम को लेकर के, सामुद्रिक शक्ति को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वो 14 अप्रैल को इसलिए रखा था कि भारत में बाबा साहब आंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैरीटाइम, नेविगेशन, यूज ऑफ वाटर, उस पर दीर्घ दृष्टि से उन्होंने विजन रखा था। उन्होंने ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया था उस समय जब वे सरकार में थे, जिसके आधार पर आज भी हिंदुस्तान में पानी वाली, मैरीटाइम वाली, नेविगेशन वाली संस्थाएं आज भी काम कर रही है। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को भुला दिया। हमने आज जानबूझ करके 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर ने जो विजन दिया था, उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को, उसको साकार करने की दिशा में आज मुंबई में एक समारोह करके मैं आ रहा हूं। आज उसका मैंने प्रारंभ किया है। लाखों करोड़ों समुद्री तट पर रहने वाले लोग, हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे नौजवान, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले, जो बाबा साहब आंबेडकर का विजन था, इतने सालों तक उसको आंखों से ओझल कर दिया गया था। उसको आज चरितार्थ करने की दिशा में एक तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास अभी अभी मुंबई जाकर के मैं करके आया। अभी हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने पंचतीर्थ की बात की। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं
कि मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं। ये हमारा श्रद्धा का विषय है, ये हमारा कन्विक्शन का विषय है। हम ये श्रद्धा और कन्विक्शन से मानते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर ने सामाजिक एकता के लिए बहुत उच्च मूल्यों का प्रस्थापन किया है। सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, बाबा साहब आंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया है उसी से प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम बाबा साहब आंबेडकर के चरणों में बैठ करके काम करने में गर्व अनुभव करते हैं। सरकारें बहुत आई, ये 26 अलीपुर बाबा साहब आंबेडकर की मृत्यु के 60 साल के बाद उसका स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें मिला। क्या 60 साल तक हमने रोका था किसी को क्या? और आज हम कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। पश्चाताप होना चाहिए कि आपने किया क्यों नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए यही तो सामाजिक आंदोलन काम आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक श्रद्धा के साथ, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब आंबेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। और इसलिए श्रद्धा के साथ, एक अपार अटूट श्रद्धा के साथ इस काम को हम करने लगे हैं। और आज से कर रहे से नहीं, हमने तो जीवन इन चीजों के लिए खपाया हुआ हम लोग हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने समाज को टुकड़ों में बांटने के सिवाय कुछ सोचा नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर, उन पर जो बीती थी, शिक्षा में उनका साथ अपमान, जीवन के हर कदम पर अपमान, कितना जहर पिया होगा इस महापुरुष ने, कितना जहर पिया होगा जीवन भर। और जब संविधान लिखने की नौबत आई, अगर वो सामान्य मानवी होते, हम जैसे सामान्य मानवी होते, तो उनकी कलम से संविधान के अंदर कहीं तो कहीं उस जहर की एकाध बिंदु तो निकल पाता। लेकिन ऐसे महापुरुष थे जिसने जहर पचा दिया। अपमानों को झेलने के बाद भी जब संविधान बनाया तो किसी के प्रति कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले का भाव नहीं था, वैर भाव नहीं था। इससे बड़ा क्या महानता हो सकती है? इससे बड़ी महानता क्या हो सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से देश के सामने इस महापुरुष की महानताओं को ओझल कर दिया गया है। तब ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ करके कुछ अच्छा करने का इरादा जो रखते हैं, उनके लिए यही रास्ता है। उस रास्ते पर जाने के लिए हम आए हैं। और मुझे गर्व है कि आज 14 अप्रैल को पूरे देश में ग्राम उदय से भारत उदय की ये आंदोलन का प्रारंभ इस धरती से हो रहा है। सामाजिक न्याय के लिए हो रहा है, सामाजिक समरसता से लिए हो रहा है। और मैं हर गांव से कहूंगा कि आप भी इस पवित्रता के साथ अपने गांव का भविष्य बदलने का संकल्प कीजिए। बाबा साहब के 125वीं जयंती की अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी कि हम हमारे गांव में कोई बदलाव लाए, वहां के जीवन में बदलाव लाए, सरकारी योजनाओं का व्यय न करते हुए, पाई पाई का सदुपयोग करते हुए चीजों को करने लगे तो अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश सरकार का इतनी विशाल संख्या में आकर के आपने हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए जनता जनार्दन का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भीम। दोनों मुट्ठी पूरी ऊपर करके बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।